सभी विद्यार्थियों का नमस्कार। आज हम सिग्मा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपस्थित हुए हैं और सिग्मा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है हमारे पास मैट्रिक्स। ठीक है, और ये इस बार जो बुक्स लागू हुई है वो NCERT की बुक्स हमारे लागू हुई है और आज हम इसका इंट्रो पार्ट पढ़ रहे हैं। पहले हमें ये पता हो कि मैट्रिक्स में हमें किस किस टाइप की मैट्रिक्स पढ़नी है और इसमें किस टाइप के क्वेश्चन हमें बोर्ड में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, वो पॉइंट्स आप देखिए एक बार। फर्स्ट नंबर पे अपने लिखा है मैट्रिक्स। अच्छा, ये बुक्स मैंने हाथ में इसलिए लिया आपको बताना है, और ये पॉइंट सारे मैंने बुक्स से ही लिखे हैं और लाइन टू लाइन लिखे हैं। तो आपके पास में बुक्स होना ज़रूरी है, यानी कि आप जब वीडियो को देख रहे हो, वॉच कर रहे हो, तब आपके सामने बुक्स हो, पेन हो और कॉपी हो, तो आप साथ के साथ इसको नोट करते हुए चलें। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं। पहला टॉपिक है, पहला पॉइंट हमारे पास मैट्रिक्स, यानी हम इसके अंदर इस मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे, है ना, कि मैट्रिक्स एक्चुअल में कहते किसे हैं। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स के जो अवयव होते हैं या एलिमेंट होते हैं वो किसे कहते हैं अपन, और कौन कौन से अवयव होते हैं, किस टाइप से होते हैं। ठीक है, अगला पढ़ेंगे हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या क्या हो सकता है। ठीक है, अगला पढ़ेंगे जनरल रिप्रेजेंटेशन, मतलब मैट्रिक्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जनरल वे में हम किस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो हम फोर्थ टॉपिक पे देखेंगे। पांचवा हमारे पास है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैं आपको वन डिस्कस करके बताऊंगा अभी बोर्ड पे, सारे के एग्जांपल ले लेके। ठीक है, पहले अपन एक बार इसको लर्न कर लेते हैं ना। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स के प्रकार पढ़ेंगे हम, यानी अवयव के प्रकार हम देखेंगे। तो कितने प्रकार की होती है, देखो पहला होती है रो मैट्रिक्स, फिर है कॉलम मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स है, डायगोनल और स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दो मैंने छोड़ी है इसमें, एक अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी होती है। फिलहाल हम इनको एक वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। एक टॉपिक और है छठा, वो ये रहा इक्वलिटी ऑफ ए मैट्रिक्स, कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगी। ठीक है, तो पहला है मैट्रिक्स। आपको इसकी पूरी जो अभी मैं बता रहा हूँ वो सारी थ्योरी आपको PDF में मिल जाएगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सर आप लिखवा नहीं रहे, हमें लिखवाने से क्या हुआ, वीडियो की लेंथ लंबी हो जाएगी, है ना, और आपको भी जोर आने लगेगा देखने में। इस वजह से मैं इसको शॉर्टकट में बता रहा हूँ। ठीक है, पहला टॉपिक है अपना मैट्रिक्स। क्या है भाई, मैट्रिक्स, है ना। तो मैट्रिक्स कहते किसे हैं, देखिए सबसे पहले ना मैट्रिक्स का जो यूज़ है वो ऑर्थो केली नामक एक साइंटिस्ट था, उसने किया था। तो सर कैसे किया था, मतलब उसने क्या करा, आपने 9th क्लास में या 10th क्लास में भी कुछ इस तरह की इक्वेशन पढ़ी है, AX + BY + C = 0, लीनियर इक्वेशन पढ़ी है। ठीक है ना, और कुछ इस तरह से A1 B1 C1 कर लीजिए आप, A2X + B2Y + C2 = 0। तो ऑर्थो के लिए जो साइंटिस्ट था, ऑर्थो केली, ऐसे लिख देते हैं, ऑर्थो केली नामक जो साइंटिस्ट था, उसने क्या करा, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, इसको सॉल्व करने के लिए मैट्रिक्स का यूज़ किया। उसने इस तरह के दो डिब्बे बनाए, इस तरह का एक डिब्बा तो यहाँ बनाया जिसमें इनको लिख दिया A1 B1 A2 B2। ठीक है, और यहाँ पर ये जो X और Y दिए हुए, आपको वेरिएबल दिए हुए, इनको यहाँ लिखा X और Y, और बराबर में यहाँ पर C1 और C2 लिख दिया, और इसकी सहायता से उसने X और Y की वैल्यूज़ निकाली। देखिए अपन ने पहले क्लासों में ये देखा था कि यहाँ पर X और Y की हमें अगर वैल्यू निकालनी है तो हम 4 मेथड पढ़ते थे। विलोपन विधि, हम X के कोफिशिएंट को सिंपल करके इस तरह से लाइन खींच के काटते थे। ठीक है, वज्रगुणन विधि पढ़ी थी, प्रतिस्थापन विधि पढ़ी थी, एक से वैल्यू निकाल के दूसरी में रखते थे। ठीक है, तो यहाँ केली ने क्या किया, ऑर्थो केली ने एक काम किया कि इसको यूज़ करने के लिए मैट्रिक्स का यूज़ किया, सर्वप्रथम इसी ने किया। तो पहला क्वेश्चन तो इस तरह से, वैसे जनरली बोर्ड पूछता है नहीं कि सबसे पहले मैट्रिक्स का यूज़ किसने किया, तो मैट्रिक्स का यूज़ ऑर्थो केली नामक एक साइंटिस्ट था, उसने किया। ठीक है, फिर इसके बाद में हमें पहले ये समझना है मैट्रिक्स होती क्या है। तो मैट्रिक्स का एक आयताकार विन्यास है। मैट्रिक्स क्या है, एक आयताकार या वर्गाकार विन्यास है। सर क्या कहना चाह रहे हो, मैं कह रहा हूँ इस टाइप्स का एक रेक्टेंगल एरे है, विन्यास है। ठीक है, जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स सुव्यवस्थित क्रम में जमे होते हैं, कुछ अवयव सुव्यवस्थित क्रम में जमे होते हैं। सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से कुछ एलिमेंट लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये जो है ना, ये इसको एलिमेंट्स बोलते हैं। मैंने वैसे बोल दिया अभी ना, तो ये देखो सेकंड नंबर का टॉपिक है अपना एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। तो एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स यानी मैट्रिक्स के अवयव किसे कहते हैं, तो इन्हें कहते हैं। ये प्रत्येक अवयव
है, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, एलिमेंट्स या अवयव, ठीक है भाई, एलिमेंट्स या अवयव कहते हैं। तो ये बात तो ही कि हम मैट्रिक्स कैसे कहते हैं कि एक वहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है आपके, मैंने लिख के भेज दी, ठीक है। तो मैट्रिक्स कैसे कहते हैं, मैंने कहा कि एक आयताकार या वर्गाकार विन्यास जिसके अंदर कुछ अवयव सुव्यवस्थित क्रम में लिखे होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर है अपने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, तो देखिए पहली बात, यहाँ मैंने आपको बताया कि इसको एलिमेंट कहते हैं। इस फर्स्ट को हम बोलते हैं रो, R1 है ना, रो। और ये जो आर डी है इनको सबको रो बोलते हैं, और ये जो खड़ी वाली है इन सबको हम कॉलम बोलते हैं। यानी कि फर्स्ट वाली को बोलेंगे हम R1 यानी कि रो 1, सेकंड वाली को बोलेंगे R2, थर्ड वाली को हम बोलेंगे R3। यानी रो 1 के एलिमेंट 1 2 3, रो 2 के एलिमेंट 4 5 6 और रो 3 के एलिमेंट 7 8 9। ठीक इसी प्रकार C1 यानी कॉलम फर्स्ट के एलिमेंट की बात करें 1 4 7, क्लियर है। C2 की बात करते हैं तो 2 5 8, और C3 कॉलम की बात करते हैं तो कितना होगा 3 6 9। यानी इसको तो हम बोलते हैं रो और इसको बोलते हैं हम कॉलम, ठीक है। तो सिंपली देखो, रो यानी यहाँ मैंने लिखा है, देखो रो मतलब स्तंभ मैट्रिक्स, कॉलम मतलब पंक्ति मैट्रिक्स। तो हिंदी मीडियम वालों को भी इतना वो नहीं है कि सर आपने हिंदी में नहीं बोला या इंग्लिश मीडियम वाले, है ना, तो आप इस तरह से थोड़ा कोऑपरेट कीजिए, है ना। देखिए यहाँ पर सिंपली मैंने आपको बताया कि ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 यानी कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, ठीक है। तो यहाँ पर अपने को पता चला, अभी तो ये बताया मैंने रो किसे कहते हैं, कॉलम किसे कहते हैं, अभी ये नहीं बता रहा मैं रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ठीक है। अब अगला टॉपिक है अपना जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। इससे पहले मैं ऑर्डर बता देता हूँ आपको, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स का मतलब कितना है, देखिए यहाँ रो कितने हैं, 3 रोज हैं, तो पहले हम रो लिखेंगे, कॉलम भी कितने हैं अपने पास 3 है, तो फिर हम कॉलम लिखेंगे इनटू कॉलम। यानी कि ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स का मतलब है नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है भाई। कितनी रो है, अच्छा यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, मैंने वैसे ही ले लिए एलिमेंट, ठीक है। तो अब इसके अंदर रो अगर मैं आपसे पूछता हूँ तो आप कहोगे सर 2 है, R1 और R2, तो हम पहले रो लिखेंगे इनटू फिर कॉलम लिखेंगे। तो कॉलम देखो C1 C2 और C3, तो कितने कॉलम है 3, तो ये 2 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये 3 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो नंबर ये आपको समझ में आ गया कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ठीक है। ठीक इसी प्रकार देखिए 1 2 3, चलो 1 2 3 4 5 6 मैंने ये बनाया। अब मैं आपसे पूछता हूँ इसका ऑर्डर बताइए, तो आप ऑर्डर कैसे बताओगे, 1 2 3, सर 3 रोज़ है, पहले रोज़ काउंट करोगे तो लिखोगे 3 × 2, देखिए कॉलम कितने हैं 1 और 2। तो आपको ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स समझ में आ गया कि मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या होगी, ऑर्डर किस तरह से लिखा जाएगा। ऑर्डर का मतलब अगर पहले जो लिखा हुआ है 3, इसका मतलब उसमें रो की संख्या 3 है, और बाद में जो लिखा हुआ है इनटू में, उसका मतलब ये है कि वहाँ पर कॉलम कितने हैं आपके पास में, 2 कॉलम्स हैं, ठीक है। आपको एक बात और बता देता हूँ मैं, अगर आप इनको मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है ना, किसको, ऑर्डर को m × n, देखो इसको r को m से व्यक्त करते हैं यहाँ पे, मतलब जितनी रो है ना उसको तो नंबर ऑफ m × n, नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो मतलब m, नंबर ऑफ कॉलम मतलब n। कितनी तो रो है तो उसको हम m से डिनोट करते हैं, यहाँ m की वैल्यू कितनी है 3 और n की वैल्यू कितनी है 3। अगर इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एलिमेंट की जो संख्या है वो पता चल जाएगी। कैसे, 3 × 3 कितना 9, और एलिमेंट भी कितने अपने पास में 9 एलिमेंट है। ठीक इसी प्रकार देखिए नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम दिए हुए हमारे को, नंबर ऑफ रो ये रही, नंबर ऑफ कॉलम 3 है। अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 को 3 से करेंगे तो कितना हुआ 6, 2 3 6 या 2 3 6, तो 6 एलिमेंट इसके अंदर है। तो हमें ये भी पता चलता है कि अगर हमें ऑर्डर बता दे तो हम उसके अंदर कितने एलिमेंट है ये बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको एलिमेंट बता दे और ऑर्डर पूछ ले, फिर दिक्कत है। क्यों, देखिए यहाँ पर भी अपने पास में 6 एलिमेंट है, ऑर्डर कितना है 2 × 3, और यहाँ पे भी हमारे पास 6 एलिमेंट है और लेकिन ऑर्डर कितना है 3 × 2। तो ऑर्डर से हम एलिमेंट की स्थिति नहीं बता सकते, इसके लिए हमें ये जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पढ़ना पड़ेगा ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। तो देखते हैं अपन, फिलहाल आपको इतना दिमाग पे बर्डन नहीं देना, सबसे इजी चैप्टर लिया है मैंने ये ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। क्योंकि ऑनलाइन और ऑफलाइन में काफ़ी अंतर होता है ना, ऑफलाइन ऑफलाइन होता है। ऑफलाइन के अंदर जब अपन पढ़ते हैं तो वहाँ हर एक चीज़ डिस्कस कर सकते हैं, यहाँ मैं अभी अकेला बात कर रहा हूँ आपसे, आपकी तरफ से कोई वो नहीं आ रहा। अगर मैं इसको
ऑनलाइन भी ले लेता हूँ, अभी फिलहाल रिकॉर्डेड कर रहा हूँ, ऑनलाइन भी ले लेता हूँ, तो मेरे को आपके कमेंट का इंतजार करना पड़ेगा। जब तक आप मुझे कमेंट करोगे तब तक मैं आगे पहुँच चुका हूँ, ठीक है ना। तो ये बहुत सारी चीज़ें इसमें दिक्कत आती है, लेकिन फिलहाल अपन आराम आराम से इसको करेंगे ना, तो सारा अपना क्लियर हो जाएगा। तो देखिए पहला टॉपिक क्या था, पहला टॉपिक था मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की डेफिनेशन अपन ने पढ़ी, क्या था, एक आयताकार विन्यास है जिसके अंदर एलिमेंट सुव्यवस्थित क्रम में लिखे होते हैं, ठीक है। दूसरा अपन ने देखा एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, उसके अंदर जितने भी अवयव हैं, जितने भी अपन ने नंबर लिखे हैं, उन सबको हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स बोलेंगे, ठीक है। तीसरा अपन ने देखा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से पहले हमें रो और कॉलम समझने पड़ते हैं, तो जो आड़ी लाइनें हैं उनको हम रो बोलते हैं, और जो खड़ी वाली लाइन है उसको हम कॉलम बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के अंदर सबसे पहले नंबर ऑफ रोज लिखते हैं, नंबर ऑफ रोज को m से डिनोट करेंगे, और नंबर ऑफ कॉलम को हम n से डिनोट करेंगे, यानी m इंटू n किसी भी मैट्रिक्स का एक क्या होगा, ऑर्डर होगा, ठीक है। देखिए वर्ग अवयव का नहीं होगा, वो मैं अभी आपको आगे डिस्कस करके बताऊंगा कि ऐसा क्यों नहीं, वहाँ हम n ऑर्डर ही क्यों लिखते हैं। फिलहाल अभी इसको लाइन से समझते हैं ना। ये हो गया अपना, ये हो गया, ये हो गया जनरल रिप्रेजेंटेशन। देखिए इसको समझने के लिए अपने को थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाना पड़ेगा, अपनी किताब में बना हुआ है, ठीक है, दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पर हमने लिखा A11 A12। अच्छा ये A11 A12 क्या है, इसको पहले ब्रीफली समझा देता हूँ आपको, ताकि उधर ज़्यादा दिक्कत नहीं आए ना। जैसे मैंने लिखा बेटा A11 A12 A13, लिखा A21 A22 A23। तो ये इसका मतलब क्या है, A11 का मतलब क्या है, ये 1 है ना, 1, ये 1 इसका एड्रेस बता रहे हैं कि ये वाला एलिमेंट है ना, ये कहाँ पर होगा। कैसे, A11 का मतलब है, A1 का मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये एलिमेंट यहाँ पर होगा। बात समझ में आई। मैंने लिखा A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो पे जाओ और सेकंड कॉलम ये रहा, इस पे जाओ, तो एलिमेंट कहाँ है, ये देखो ये रहा, जहाँ दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। मैंने लिखा A23 लिख दिया, तो सेकंड रो कौन सी है सर, ये सेकंड रो है, अरे यही सेकंड रो ना बेटा, R2 यही तो है। और थर्ड कॉलम, तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम ये रहा, तो एलिमेंट कहाँ है अपना, ये रहा। बात समझ में आ गई। तो ये जो नीचे बेस में, ए के बेस में जो लिखा हुआ है 2 और 3, ये इसका एड्रेस बता रहा है कि ये एलिमेंट कहाँ पर होगा। इतनी सी बात समझ में आ गई आपको कि ये 2 3 जो मैं नीचे लिख रहा हूँ, 1 1 जो लिख रहा हूँ, ये है क्या, ये बात समझ में आ गई। ये इस एलिमेंट का जो ए एलिमेंट है, हमें नहीं पता कितना नंबर है ये ए, इस ए का एड्रेस बता रहा है ये यहाँ पर जो लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं अब ये आपको रिप्रेजेंटेशन बता देता हूँ, अब आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि ये मैं A11 A12 क्या लिख रहा हूँ, जो अपनी किताब में लिखा हुआ है, ठीक है ना। देखिए A11 A12 मैंने लिखा A13 एंड सो ऑन, बीच में कोई ऐसा एलिमेंट आया A1I। आई क्या है कि कोई भी ऐसा नंबर है जो 1 से लेकर के आगे n तक वेरी कर रहा है। n का मतलब क्या है भी बताते हैं। फिर आगे चला मैं A1n। A1n क्यों लिखा, देखिए समझिए, m इंटू n लिखते हैं हम, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, n को क्या लिखते हैं, कॉलम। तो मैंने ये फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, फिर आईएथ कॉलम और ये n कॉलम, ठीक है, ये लिखा मैंने। फिर मैंने यहाँ पे लिखा A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है ना, A22 A23, फिर यहाँ पे लिखूँगा मैं A2I A2 कितना n, ठीक है। ठीक इसी प्रकार फिर A11 लिख लिया था, A21 लिख लिया, फिर A31 लिखूँगा, ऐसे चलूँगा मैं। तो मैंने ऐसा बढ़ा दिया डॉट डॉट करके A12, अब यहाँ पे लिखूँगा मैं J1। देखिए अभी समझिए, I लिखा था मैंने, यहाँ J लिखा है। अभी आपको सारी बात समझ में आएगी। AJ2 AJ3 एंड सो ऑन AIJ। देखिए AIJ, थोड़ी सी मिस्टेक कर दी।
देखिए A11 हो गया, A12 लिखेंगे, A13, A14, इसी प्रकार अपन चलते रहेंगे। यहाँ पर A1J लिखेंगे। बताऊँगा आपको ये J क्या है अभी, है ना, फिलहाल रुकिए। A1N ये लिखा अपन। अच्छा ये N क्या है, ये समझ नहीं आया सर, J क्या है, ये आपने कहाँ से लिख दिया। देखो N का तो अभी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अपन ने लिखा था M इंटू N, ऑर्डर किसी भी मैट्रिक्स का क्या लिखा था, M इंटू N, जहाँ M क्या था, नंबर ऑफ रो, और N क्या था, नंबर ऑफ कॉलम। तो देखिए बेटा, अगर मैं यूँ चलूँगा तो यहाँ आते आते मेरे पास क्या बनेगा, ये R1 R2 R3 डॉट डॉट डॉट, यहाँ बनेगा M, यानी MV रो, समझ रहे हो। और ये N क्या है, जब मैं कॉलम में चलूँगा तो 1 2 3 4 ऐसे चलूँगा तो लास्ट में N, तो ये क्या है अपना कॉलम। मतलब N किसको दर्शा रहा है, नंबर ऑफ कॉलम को, और M किसको दर्शा रहा है, नंबर ऑफ रो को। तो ये N जो है ना, ये यही कह रहा है कि आप N कॉलम तक पहुंच चुके हो। ये फर्स्ट कॉलम था, ये सेकंड कॉलम था, ये थर्ड कॉलम था, और आप जब यूँ आए तो यहाँ पर ये कौन सा कॉलम है, ये nth कॉलम है। आगे बात समझ में। तो यहाँ पर देखिए अगला देखिए, देखो अगर नहीं आई, कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करें, मैं वापस बता दूंगा आपको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कितना, A21, A22, A23, A24 लिखना चाहो तो लिखे हो, वैसे इतना ज़्यादा नहीं लिखा हुआ है ना किताब में। फिर डॉट डॉट आगे चलूँगा तो A2J आएगा, फिर डॉट 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 A2N आएगा। आगे बात समझ में। इसी प्रकार देखो अगली वाली में कितना आएगा, A31, A32, A33, A34, और यहाँ आएगा A3J डॉट 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 A3N, ठीक है। इस प्रकार से चलेगा। तो अब नीचे मैं ऐसे करके लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं A, देखो यहाँ 1 2 3 ऐसे बढ़ाया था मैंने, यहाँ पे तो यहाँ तो ये वाला सेकंड वाला बढ़ रहा था, 1 2 3 4 ये बढ़ रहा था, यानी N की वैल्यूज बढ़ रही थी, यानी नंबर ऑफ कॉलम बढ़ रहे थे। अगर मैं यू बढ़ाता हूँ तो नंबर ऑफ रोज बढ़ेंगे, यानी फर्स्ट रो ये है, सेकंड ये है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रोज कितनी थी, फर्स्ट वाला रोज होता है, N क्या होता है, फर्स्ट वाला नंबर ऑफ रोज होता है। तो रो कितनी थी, फर्स्ट थी, सेकंड थी, डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ आई रो, आई बी रो। ये आई क्या है और ये यहाँ J क्या है, अभी क्लियर करूँगा, फिलहाल समझो। ये आई है, तो I यहाँ पर I1, I2, I3, यहाँ पर I4 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं IJ, और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं कितना, IN। क्लियर है। फिर इसी प्रकार हम आगे अगर चलते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखो I चल रहा था 1 2 3, आगे जाके कितना बनेगा M, तो M1, M2, M3, AM4 एंड सो ऑन। यहाँ पर कितना बनेगा, देखिए क्या बन रहा था, 1 2 J चल ही रहा था, तो यहाँ कितना बनेगा MJ, फिर यहाँ बनेगा, यहाँ कितना बनेगा अपने पास में MN, AMN, और जो यहाँ पर होता है ना बेटा, वो यहाँ होता है M इंटू N, ठीक है। फिलहाल ये M इंटू N का पूरा एक है ना, मैंने इस पूरे को दर्शा दिया, एक मैट्रिक्स बना दी, ठीक है। तो मैट्रिक्स मैंने करी, तो मैं इसको जो डिनोट करता हूँ ना बेटा, वो एक कैपिटल लेटर से करता हूँ, किसी से भी कैपिटल लेटर से हम इसको डिनोट करते हैं। जितनी भी मैट्रिक्स होती है सभी को A से कर सकते हैं, B से कर सकते हैं, X Y Z किसी से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ये बात मैं बताना भूल गया था, अभी मैंने आपको बता दी, ठीक है। ये मेरा रिप्रेजेंटेशन है। अब मैंने ये कहा कि ये J क्या है और I क्या है, ये मैंने आपको भी नहीं बताया, ठीक है। अब बताता हूँ, देखिए समझिए। I का मतलब ये है कि ये, सॉरी J का मतलब ये है कि ये जो J है ना, ये 1 से लेकर के N तक कहीं भी वेरी करेगा, ये विचरण करेगा, ठीक है ना। इसकी जो वैल्यू होगी ना, J की वैल्यू, वो कहाँ से कहाँ तक होगी, 1 से N तक। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि जो J होगा वो 1 से लेकर के N के बीच में वेरी करेगा, 1 भी हो सकता है और N भी हो सकता है। यहाँ तक क्लियर है। ठीक इसी प्रकार I जो होगा ना, I ये I देखिए कहाँ पर है, अपने फर्स्ट वाली इसमें है, इस वाली रो में, M वाली लाइन में। तो I जो होगा वो 1 से लेकर के M के बीच में वेरी करेगा, यानी I की जो वैल्यूज़ होगी 1 से लेकर M के बीच में कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना। 1 से बड़ी हो सकती है और N से छोटी या इसके, सॉरी M से छोटी या इसके बराबर भी हो सकती है। तो ये I और J का चक्कर समझ में आ गया आपको। मैंने ये बताया कि I जो होगा वो 1 से लेकर M तक वेरी करेगा, और I यहाँ पर क्या डिनोट कर रहा है, I यहाँ पर नंबर ऑफ रोज को डिनोट कर रहा है, J किसको डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ कॉलम को डिनोट कर रहा है। नंबर ऑफ कॉलम नहीं है, कॉलम को डिनोट कर रहा है, ठीक है ना। ये रो को डिनोट कर रहा है और ये कॉलम को डिनोट कर रहा है। इतनी बात समझ में आ गई। तो मैं इस पूरे इतने बड़े रिप्रेजेंटेशन को जो मैंने लिखा है एक छोटे से रूप में कैसे लिख सकता हूँ, तो मैं इसको ऐसे लिखूँगा
ए इक्वल टू ऐसा डिब्बा बनाऊंगा, लिखूंगा ए आई जे ब्रैकेट बंद एम इंटू एन। इस पूरी बात को मैंने इतने सी बात में ख़त्म कर दिया। देखिए बात को समझिए, जब आप 1 1 लिखोगे तो ये पहला एलिमेंट शो करेगा, ये रहा। जब आई की वैल्यू 1 लिखोगे, जे की वैल्यू 1 लिखोगे तो ये इसको शो करेगा। फिर अगर आई की वैल्यू देखो, आप कहाँ से कहाँ तक लिख सकते हो, आई की वैल्यू 1 से लेके एम तक लिख सकते हो कुछ भी। तो जब आई की वैल्यू 2 हो जाएगी और जे की वैल्यू अपने पास में कितनी रहेगी, देखिए इस वैल्यू को बढ़ाते रहो घटाते रहो, आई की को जे को भी बढ़ाते रहो घटाते रहो, यानी कि आप इस वैल्यू को चेंज करोगे तो ये सारी वैल्यूज़ आपको मिलेगी ही मिलेगी। अगर आई की वैल्यू आप एम रख देते हो तो ये एलिमेंट मिलेगा, जे की वैल्यू एन रख देते हो ये वाला एलिमेंट अपने को मिल जाएगा। आगे बात समझ में, 1 1 रखते हो फर्स्ट मिल जाएगा, आई की वैल्यू 1 जे की वैल्यू 2 रखते हो सेकंड एलिमेंट मिल जाएगा। तो मैंने इतने बड़े पूरा जो रिप्रेजेंटेशन था उसको मैंने शॉर्टकट में ये लिख दिया, और आपको एग्जामिनर भी वो यही लिख के देगा कि ए आई जे 2 इंटू 3 का ज्ञात कीजिए या 3 इंटू 2 का निकालिए। देखिए पहला क्वेश्चन है आपकी किताब में, उसको देखते हैं पहले, आपको ये बात समझ में आ जाएगी। इस तरफ कर दूँ मैं बुक्स में, आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपके बुक्स में लिखा हुआ है ये इस टाइप का। अभी बताता हूँ आपको कहाँ पर है, क्योंकि इस बार किताब ये एनसीईआरटी की आई है, तो एनसीईआरटी की अपने को देखनी भी पड़ेगी कि कहाँ पर है। इसको भी मिटा देता हूँ मैं। ये अपना मैट्रिक्स 3.1 का 3.1 में देखिए बहुत अच्छे वैसे क्वेश्चन दिए मैं, पहला दूसरा तीसरा वगैरह, लेकिन मेरे को बात करनी है चौथे क्वेश्चन की। ठीक है, देखो चौथे में कह रहा है एक 2 इंटू 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स निकालना है आपको। कौन सा, ए इक्वल टू ए आई जे, देखिए ऐसे करके लिखा हुआ है कि रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से पद आते हैं। जिसके अवयव है ना कुछ इस टाइप से हैं, कह रहा है ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ऐसे करके इसने ए आई जे की वैल्यू दी है कि ए आई जे है ना बेटा, वो इस टाइप से आपको एक मैट्रिक्स निकालना है, और वो भी किस ऑर्डर का, 2 इंटू 2 ऑर्डर का। ये क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 2 इंटू 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स निकालिए आप, जिसमें ए इक्वल टू ए आई जे दिया हुआ है, और ए आई जे की जो वैल्यूज़ है वो ये रही। ठीक है, तो 2 इंटू 2 का निकालना है, कहने का मतलब आपको ऐसा मैट्रिक्स निकालना है। मैं इसको ऐसे डिनोट कर देता हूँ, ऐसा मैट्रिक्स निकालना बेटा, A11 A12 A21 A22 हो गया ये 2 इंटू 2 ऑर्डर का, 2 रो और 2 कॉलम हो गया ना ये। हाँ, तो 2 इंटू 2 ऑर्डर का निकालना है, तो सबसे पहले A11 निकालना पड़ेगा, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है वो हमें निकालना है। यानी आई की वैल्यू भी 1 रखनी पड़ेगी और जे की वैल्यू भी कितनी रखनी पड़ेगी, 1। तो हमारा फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा। कहाँ रखनी होगी, यहाँ पे रखनी होगी। तो देखिए ए आई की जगह भी 1 रखा, जे की जगह भी हमने कितना रखा, 1। तो हमें आगे भी आई की जगह 1 और जे की जगह 1 रखना पड़ेगा। तो ये लिखा अपन ने 1 + 1 इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाई कितना, 2। 1 और 1 कितना, 2, 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2। A11 कितना आ गया, 2 आ गया। क्लियर है यहाँ तक। देखो कैलकुलेशन की है और कुछ नहीं है, 1 1 को जोड़ोगे 2 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 2, 2 से डिवाइड करोगे 2 आएगा। फिर हमें निकालना है A12 यानी सेकेंड वाला एलिमेंट। यानी इस बार आई की वैल्यू तो 1 रखनी पड़ेगी और जे की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, 2 रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ रखा अपन ने 1 + 2 इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। क्लियर है, यहाँ रखी तो यहाँ भी रखनी है। कितना आएगा देखिए, 2 और 1 3, 3 को जोड़ेंगे 3 का स्क्वायर कितना, 9 अपॉन में कितना 2। तो ये कितना आया 9/2। आप इसे ऐसे रहने दें रेसिप्रोकल में ही। ठीक है, A12 कितना आ गया, 9/2। फिर हमें निकालना है A21 यानी कि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 2 1। ठीक है, तो इस बार आई की वैल्यू कितनी है, 2 और जे की वैल्यू कितनी है, 1। तो हम यहाँ पर भी कितना लिखेंगे, 2 + 1 इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ठीक है, 2 और 1 को जोड़ेंगे 3, 3 में 2 का भाग लगाएंगे तो वापस कितना आएगा, 3/2। देखो 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9 है ना, 9/2। फिर हम कितना निकालेंगे, A22 निकालेंगे। तो A22 के लिए हम क्या करेंगे, आई की जगह भी 2 रखेंगे और जे की जगह भी 2 रखेंगे। आप चाहो तो यहाँ दिखा सकते हो सर आई इक्वल टू है ना, इसके लिए बोल रहा हूँ 2 और जे इक्वल टू 2 पुट करने पर, है ना। बाकी इतना करने की ज़रूरत है नहीं, इतना बड़ा है भी नहीं, 1 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, और आता भी है ना, कई बार आया हुआ है। A22 यानी कि यहाँ भी 2 रखोगे और यहाँ भी 2, इसका स्क्वायर अपॉन में कितना 2। आई की जगह भी 2, जे की जगह भी 2, होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2।
ठीक है, 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16/2 यानी 8। एक बार लिख देते हैं 16/2 यानी कि कितना होगा 8। अब इसको आप उठा करके कहाँ रख दोगे, इसमें रख दोगे, तो a = आपका जो आंसर हो गया बेटा वो हो गया कितना 2, 9/2, यहाँ भी कितना आ रहा है 9/2 और यहाँ कितना आ रहा है 8, और यही आपका आंसर है। आगे के 2 क्वेश्चन है वो भी सेम इसी टाइप के, आपको कुछ नहीं करना, i और j इनकी वैल्यूज रखनी है, पहले 1 1 रखनी है, फिर 1 2 रखनी है, फिर 2 1 रखनी है, फिर 2 2 रखनी है, और आपकी मैट्रिक्स 2 × 2 ऑर्डर की आ जाएगी। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पर 2 × 2 ऑर्डर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन हुआ जो अपन ने 4th का पहला किया है। किस बेसिस पे था, मैंने जो अभी आपको वो बताया पूरा रिप्रेजेंटेशन, उसके बेसिस पे था अपन निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें समझ में आ गई आपको। अब मैं वापस अपने मुद्दे पे आ जाता हूँ जो अपना चल रहा था। ये जनरल रिप्रेजेंटेशन अपना हो गया। अब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे कि मैट्रिक्स के जो टाइप्स हैं वो कैसे हैं। ठीक है ना, इसको रफ कर देता हूँ मैं, ओह सॉरी, देखिए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में जो पहला टाइप है वो है हमारे पास रो मैट्रिक्स। देखो रो मैट्रिक्स का मतलब क्या है, देखो नाम से ही सिद्ध हो रहा है, रो मैट्रिक्स मतलब उसमें सिर्फ रो होगी, कॉलम नहीं होंगे। ऐसा थोड़ी हो सकता है सर, मैं कह रहा हूँ 1 रो, कितनी हो बेटा 1 रो, जिसमें एक ही रो हो, एक रो मतलब सिर्फ एक रो हो, ऐसे सर 1, कोमा नहीं लगाना है ना, 2 3। देखिए आप एलिमेंट के बीच में कोमा वगैरह कुछ नहीं लगाओगे, सिंपल 1 लिखोगे, थोड़े स्पेस देके 2 लिखोगे, फिर थोड़ा स्पेस देके 3 लिखोगे, उसको इसी डिब्बे में बंद करोगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे बंद करते हैं, गलत, ये मैट्रिक्स है ही नहीं। मैट्रिक्स को सिर्फ आप इसी ब्रैकेट में रखोगे, आयताकार विन्यास, आयत कैसा होता है उस टाइप से, ठीक है ना, ऐसे बंद करोगे इसको। तो ये अपना जो एग्जाम्पल है ये है रो मैट्रिक्स का, जिसके अंदर में एक ही रो, किताब में भी ये डेफिनेशन लिखी हुई है, देखिए आप एक बार, किताब की पढ़ के सुना देता हूँ मैं आपको, आपने तो पता नहीं खोल रखी होगी या नहीं खोल रखी होगी, है ना। देखो स्तंभ आव्यूह, सबसे पहले रो पंक्ति अपन ने पहला सेकंड वाला लिखा है ना रो मैट्रिक्स, तो रो मैट्रिक्स कितना होता है भाई, एक आव्यूह पंक्ति आव्यूह कहलाता है, यानी रो मैट्रिक्स कहलाता है यदि और केवल यदि उसमें एक पंक्ति हो। कैसी हो भाई, एक ही पंक्ति हो उसमें, तो हम उसको क्या कहेंगे, जिसमें एक ही पंक्ति हो उसको हम कहेंगे पंक्ति मैट्रिक्स, या थोड़ा कंफ्यूज हो गया क्या अपन बताने में, रो मैट्रिक्स, ये थोड़ा हिंदी में कंफ्यूजन हो गया ना। ये रो मैट्रिक्स में तभी देखूँ क्या हो रहा है ना, देखो रो मैट्रिक्स बता रहे हैं, तो रो को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, ये रो है, इसको स्तंभ, कॉलम को क्या बोलते हैं स्तंभ, थोड़ा उल्टा लिख दिया है ना, यहाँ पर होगा कॉलम मैट्रिक्स को तो हम कहेंगे स्तंभ मैट्रिक्स, ये आपका नीचे वाला तो क्या है स्तंभ मैट्रिक्स, और ये क्या है आपका पंक्ति मैट्रिक्स। रो का मतलब क्या है भाई पंक्ति, ठीक है हो गया। यानी रो मैट्रिक्स को कहेंगे जिसमें एक रो हो एक पंक्ति हो, पंक्ति नहीं होता है, बच्चे को से बैठाते हैं एक पंक्ति में बैठाते हैं सीधा का सीधा, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे पंक्ति मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम क्या, वो कॉलम खड़े करते हैं, मकान वगैरह बनाते हैं जब कहते हैं ना कॉलम खड़ी किए हैं, तो कॉलम मतलब खड़ी वाली, यानी कि अपन कॉलम मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, यानी स्तंभ मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा नाम में कन्फ्यूजन था, ये थोड़ा ऊपर नीचे लिख दिया था अपन ने, क्लियर है। रो मैट्रिक्स का मतलब क्या है भाई, जो जिसमें सिर्फ एक रो हो, जिसमें एक पंक्ति दी गई हो, वो रो मैट्रिक्स है। चाहे एलिमेंट कितने भी हो सकते हैं, सर आपने 3 ही लिखे, ये ले बेटा 4 लिख दिए है ना, तो कितना 1 × 4 हो गया सर, एक रो 4 कॉलम, सर ये लो 1 2, तो मैंने क्या कहा 1 रो 2 कॉलम, सर 1 और 2 कॉलम। सर ऐसा भी हो सकता है क्या, मैंने कहा हाँ बिल्कुल 1 × 1, ये भी तो रो कॉलम भी है, रो मैट्रिक्स भी है। मैंने एक तो यही बात कही जिसमें एक रो हो, आगे कितना है मुझे कोई मतलब नहीं है, आगे बात समझो, रो कितनी होनी चाहिए, एक रो होनी चाहिए। अगर एक रो है तो मैं सिंपल उसको ये कहूँगा कि रो मैट्रिक्स है। ठीक इसी प्रकार कॉलम मैट्रिक्स की अगर बात करते हैं, कॉलम मैट्रिक्स की, तो इसके अंदर में मैं यही कहूँगा 1 कॉलम, 1 कॉलम यानी एक ही कॉलम हो, तो सर इसका मतलब ये कह रहे हो आप ऐसा हो, मैंने कहा हाँ भाई ऐसा ही हो, 1 2 3 4, इस बार 4 रोज हैं लेकिन कॉलम एक है, मुझे कॉलम से मतलब है, ठीक है ना, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम एक ही है, तो इस बार कॉलम एक हो, चाहे वो मैट्रिक्स कैसी भी हो, 1 2 भी होगी ना, तब भी मेरे को तो कॉलम एक ही चाहिए, कॉलम C1 एक ही है, रो 2 है मेरे पास, है ना, तो नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम एक आ रहा है। आगे बात समझ में, रो मैट्रिक्स जिसमें एक रो हो, कॉलम मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम हो, क्लियर है यहाँ तक, ये दोनों क्लियर हो गया अपना।
इसके बाद में अपना नल मैट्रिक्स या शून्य अवयव। देखो इसको नल मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीरो। आपकी किताब में जीरो मैट्रिक्स ही वर्ड दिया हुआ है, वॉइड मैट्रिक्स भी कहते हैं। ठीक है, फिलहाल अपन तो यही देखते हैं, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स से कहते हैं जिसके अंदर में सारे एलिमेंट जीरो। सारे एलिमेंट जीरो मतलब मैंने कहा ये बेटा 0 0 0 0 0 0, ये जीरो मैट्रिक्स है। और इसको हम ओ से डिनोट करते हैं, ये भी फिक्स है। जैसे हम इसको ए बी सी किसी भी कैपिटल लेटर से डिनोट कर रहे थे, यहाँ हमें सिर्फ इसको ओ से ही डिनोट करना होगा। और वो भी कैसा? बिल्कुल ऐसा ओ दिखे, ऐसा नहीं जीरो दिख रहा हो। ठीक है, तो आपकी किताब में डार्क करके लिखा हुआ है ओ। तो जीरो मैट्रिक्स जिसके प्रत्येक एलिमेंट जीरो। अब मुझे इसके बारे में ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, कि मैंने कह दिया कि सर ये लो, ये वाला सर ये भी ज़ीरो होगा क्या? मैंने कहा हाँ बिल्कुल होगा, मेरे को ऑर्डर से मतलब ही नहीं है। जीरो मैट्रिक्स का मतलब सारे एलिमेंट जीरो है। ठीक है, तो जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स हमें समझ में आ गई। फिर आगे है अपने पास में रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या है? देखिए सिंपल लैंग्वेज में एक बात बताता हूँ आपको। रेक्टेंगुलर का मतलब ये है कि जिसके अंदर में है ना, ये जो ऑर्डर है ना m इंटू n, यानी नंबर ऑफ और नंबर ऑफ कॉलम, ये दोनों है ना, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, ये दोनों बराबर नहीं होंगे। कहने का मतलब क्या है, समझिए बात को। अगर रो और कॉलम दोनों बराबर हो जाते हैं, दोनों बराबर हो जाते हैं, तो ये कैसा होगा बेटा? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका मतलब क्या है? देखिए इसमें रो कितना है? 3 है सर, R1 R2 और R3। यहाँ पर C1 C2 C3। आ रही बात समझ में? मैंने कहा कि यहाँ पर कॉलम और जो रो है उनकी संख्या बराबर, यानी 3 इंटू 3 है। तो ये रेक्टेंगुलर नहीं है। रेक्टेंगुलर का मतलब क्या? आयताकार। ये वर्गाकार है यार। आ रही बात समझ में? ये स्क्वायर है, मुझे रेक्टेंगुलर चाहिए, तो ये दोनों बराबर नहीं होंगे तब रेक्टेंगुलर बनेगा। देखिए ये रेक्टेंगुलर है, ये वाला रेक्टेंगुलर है, ये वाला रेक्टेंगुलर है। रेक्टेंगुलर का मतलब सिंपल डेफिनेशन बता रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पर रेक्टेंगुलर के आगे ही लिख रहा हूँ। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का मतलब है जहाँ m डज नॉट इक्वल टू n, नंबर ऑफ रोज बराबर नहीं होगा नंबर ऑफ कॉलम्स के, तो वो जो मैट्रिक्स होगी वो कौन सी मैट्रिक्स होगी? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है, ठीक है। अगला देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अपने सामने स्क्वायर मैट्रिक्स का। ये रफ कर रहा हूँ पूरा। सर ऑनलाइन पढ़ाई रहे जो मुझे ना आ रही। हाँ सामने बेटा तो बातें करता करेंगा बेटा, करेंगा। पहले आईडी देखो एक बार, है ना। अगला देखो क्या कह रहा है भाई, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स है क्या बीमारी, वो देखते हैं अपन ना। स्क्वायर मैट्रिक्स सर आपने भी कहा कि m इंटू एन, मतलब m बराबर नहीं हो n के, तो मतलब रेक्टेंगुलर, मतलब ये कहना चाह रहे हो m बराबर हो n के। मैंने कहा हाँ, m बराबर n हो, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, दैट इज कौन? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो सिंपल बात कह रहा हूँ, जैसे मैंने एक ए मैट्रिक्स ली, ठीक है, मैंने लिखा 1 2 3 4, 2/2 की ले ली भाई, है ना, 2/2। तो यहाँ देखो नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम है या नहीं है, m बराबर n है या नहीं है, m की वैल्यूज़ भी 2 है और n की वैल्यूज़ भी 2 है। अब मैं इसको 2 इंटू 2 ना लिख करके, जब भी मैं अगली बार लिखूँगा मैं इसको लिखूँगा n ऑर्डर। क्या लिखूँगा? n ऑर्डर। n ऑर्डर मतलब सिंपल कि उसका मतलब n ऑर्डर का मतलब ये कह रहा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है। n ऑर्डर का मतलब क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब वो बोलता है n ऑर्डर बोल रहा है यहाँ पर, तो हम समझेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स है। और अगर उसने ये भी दे दिया 2 इंटू 2, तब भी वही बात है कि वो हमें ये क्लियर कर रहा है कि 2 इंटू 2 का बनाना है और वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्लियर है बात? तो स्क्वायर मैट्रिक्स हमें समझ में आ गया, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो। अब लेते हैं अपन डायगोनल मैट्रिक्स। देखो डायगोनल का मतलब होता है विकर्ण, और विकर्ण भी कौन सा? मुख्य विकर्ण, है ना। देखिए मुख्य विकर्ण मतलब ये, और सर ये मतलब ये वाला नहीं होगा क्या? मैंने कहा नहीं। कैसे? अरे सुनो, मुख्य विकर्ण बेटा यही होता है जो इस तरह से होता है। सर कारण तो छोटी क्लासों में सीखोगे, ठीक है। तो ये मुख्य विकर्ण के सारे अवयव जीरो होने चाहिए। सपोज देखो बेटा ये सब जीरो है और ये जीरो नहीं है, 1 2 3 4 5 6 हो गया क्या 3 इंटू 3 का। तो इसका जो मुख्य विकर्ण है उसके सारे एलिमेंट जीरो है, तो हम उसको बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। आगे बात समझ में?
ओ यार थोड़ा मिस्टेक हो गई क्या, देखते हैं एक बार। गलती हो गई बेटा, एक सेकंड रुक जाओ, दोबारा बताएंगे, काट देंगे इसको। अगला है डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। देखिए ये सोच रहा हूँ कि जब ऑफलाइन क्लास होती है अपनी, तो अपन बहुत देर तक मजाक करते हैं, बातें करते हैं, है ना। तो आपको ऐसा लग रहा है यार इतना सीरियस पढ़ा रहे हैं, बस पढ़ाए जा रहे हैं, बात तो कर ही नहीं रहे, कुछ बोल ही नहीं रहे सर, है ना। बोलेंगे भाई, थोड़ा रुको, पहले ये एक इंट्रो पार्ट तो हो जाए, जब ट्यूशन चलेंगे तब बातें करनी है अपनी, ठीक है। तो देखिए डायगोनल मैट्रिक्स है अगला टॉपिक। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या है? देखो डायगोनल मैट्रिक्स में आपको पता होना चाहिए मुख्य विकर्ण, है ना। मुख्य विकर्ण का मतलब क्या है कि इस टाइप की कोई भी एक मैट्रिक्स है, ठीक है, जैसे यही लिखी हुई मैंने यहाँ पे कर भी दिया था अभी, ये वाला विकर्ण मुख्य विकर्ण कहलाता है। कौन सा? ये विकर्ण मुख्य विकर्ण कहलाता है। इस मुख्य विकर्ण के अवयव को छोड़कर अगर सारे एलिमेंट जीरो जाते हैं तो उसको हम डायगोनल कहते हैं। नहीं आया समझ में? नहीं आया ना? अरे देखो मैंने लिखा 1 2 3 और बाकी सबको मैंने लिख दिया 0। तो अब इस मैट्रिक्स ए को मैं डायगोनल मैट्रिक्स कहूँगा। मैंने कहा कि मुख्य विकर्ण के सारे अवयवों को छोड़कर, मुख्य अवयव के एलिमेंट को छोड़कर बाकी सब क्या हो जाए? 0 हो जाए, तो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा अपना। सर मुख्य विकर्ण मतलब ये वाला नहीं क्या? नहीं, हाँ नहीं बेटा, ये मुख्य विकर्ण नहीं है। मुख्य विकर्ण का मतलब यही होता है। आगे बात समझ में? मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर बाकी सब क्या हो जाए? 0, हम क्या कहेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। क्लियर है बात? अब सर कैसे याद रखें? डेफिनेशन याद रखनी पड़ेगी भाई। आगे बात समझ में? फिलहाल आगे देखते हैं। अगला है हमारे पास में, अच्छा डायगोनल मैट्रिक्स सर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है क्या? मैंने कहा हाँ भाई है ना, किसने मना किया, लेकिन ज़रूरी थोड़ी सारी हो। ये ले, ये पकड़ तू। चलो यार अभी इस बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, अभी थोड़ी देर बाद में इन सबको एक साथ लेंगे बोर्ड पे, ठीक है। फिलहाल अगला देखते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स हो गई। स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स का मतलब क्या है? सिंपल, ठीक है ना। स्केलर मैट्रिक्स का मतलब है क्या? कटिंग होगी यार। अगला है अपना स्केलर मैट्रिक्स, है ना। स्केलर मैट्रिक्स का मतलब है क्या, है ना। स्केलर मैट्रिक्स का मतलब देखो सिंपल है बेटा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले डायगोनल बताया। अगर डायगोनल आता है तो स्केलर आएगा, स्केलर आता है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, स्क्वायर आता है तो ही डायगोनल आएगा। अभी बताऊंगा आपको ये बात सारी में। फिलहाल आप स्केलर मैट्रिक्स पढ़ रहे हो, तो स्केलर मैट्रिक्स होती क्या है? पहले स्केलर से पहले मैंने बोला डायगोनल आना चाहिए। डायगोनल के लिए मैंने क्या बताया बेटा? डायगोनल मैट्रिक्स में मैंने बताया मुख्य विकर्ण के अवयव को छोड़कर बाकी सब 0। अब मैं स्केलर के बारे में एक बात कह रहा हूँ कि मुख्य विकर्ण के सारे अवयव एक जैसे होंगे, समान होंगे। कहने का मतलब जैसे ये 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, बाकी सब 0 होंगे। 0 0 0 0 0 0। बात समझ में आई बेटा? मैंने पहले बताया मुख्य विकर्ण के अवयव को छोड़कर बाकी सब 0, तो मुख्य विकर्ण के एलिमेंट अलग अलग होते थे। इस बार मुख्य विकर्ण के अवयव सारे एक जैसे हैं। देखो यहाँ भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो इसको मैं कहूँगा स्केलर मैट्रिक्स। क्या कहूँगा मैं इसको? स्केलर मैट्रिक्स। देखिए बाद में बताऊंगा मैं आपको इसकी वैल्यूज़। जैसे मैंने कहूँ कि इसकी वैल्यूज़ 5 ही निकल के आएगी, तो कैसे आएगी वो बात की बात है। फिलहाल आप ये समझो कि जो मुख्य विकर्ण के अवयव हैं वो सारे समान होंगे, उसको स्केलर कहेंगे। और मुख्य विकर्ण के अवयव अगर अलग अलग हैं और बाकी सारे एलिमेंट 0 है तो उसको डायगोनल कहेंगे। ठीक इसी प्रकार अगला है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मैं ये कह रहा हूँ कि मुख्य विकर्ण के जो अवयव है ना वो 1 1 1 होंगे। देखिए अभी समझाता हूँ बात को, पहले समझिए। 0 0 0 0 0। मुख्य विकर्ण के सारे अवयव अगर एक हो, एक हो, मतलब 1 1 1 हो और बाकी सारे 0 हो, तो उसको हम कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स, सॉरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। किससे डिनोट करेंगे? आई से। स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। एक फंडा समझाता हूँ, देखिए ध्यान से। अलग से वीडियो ना बना करके आपको PDF में दे दूँगा, फिलहाल यहाँ एक ही में समझा देता हूँ। मैंने लिखा स्क्वायर मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये क्या है? 3 × 3 की स्क्वायर मैट्रिक्स है सर, ठीक है। 3 × 3 की स्क्वायर मैट्रिक्स है। मैंने बोला ये डायगोनल है, 1 2 3 लिखा हुआ, बाकी सब 0। ये भी कितनी ऑर्डर की भाई? 3 × 3 की। मैंने कहा बेटा ये भी 3 × 3 ऑर्डर की है। आपने कहा हाँ सर 3 × 3 की है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। नाम क्या है सर? आपने दे दिया ए नाम, स्केलर मैट्रिक्स।
ये बोल रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये भी सर 3×3 की है। सर कहना क्या चाह रहे हो? सिंपल बात समझो, मैंने बोला स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके अंदर में m बराबर n हो, है नहीं है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, यानी सभी स्क्वायर मैट्रिक्स है। मैंने कहा हाँ सभी स्क्वायर मैट्रिक्स है। फिर बाद में डायगोनल मैट्रिक्स बताई मैंने, तो डायगोनल मैट्रिक्स में मैंने मुख्य विकर्ण के अवयव 1 2 3 लिख दिए, बाकी सब 0। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है और डायगोनल भी है, लेकिन ये डायगोनल नहीं है, ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स है। बात समझ में आ रही है? अगली बात, यहाँ मैं ये कह रहा हूँ कि ये स्केलर मैट्रिक्स है, तो स्केलर मैट्रिक्स है लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स भी है और डायगोनल मैट्रिक्स भी है और स्केलर मैट्रिक्स भी है, लेकिन इसको मैं स्केलर नहीं बोल सकता क्योंकि इसके सारे अवयव अलग अलग हैं। स्केलर की डेफिनेशन ये है कि सारे अवयव एक जैसे होने चाहिए। बात समझ में? यानी कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, डायगोनल मैट्रिक्स भी है, ये वाली स्क्वायर मैट्रिक्स भी थी, डायगोनल मैट्रिक्स भी थी। इसकी बात कर रहा हूँ तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, डायगोनल मैट्रिक्स भी है और क्या भाई स्केलर मैट्रिक्स भी है। अब अगर मैं इसकी बात करता हूँ, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, सबसे ज़्यादा काम में आई है अपने। आइडेंटिटी मैट्रिक्स अपने आप में स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, डायगोनल मैट्रिक्स भी है, क्योंकि डायगोनल के सारे जो डेफिनेशन है वो फुलफिल हो रही है इसमें, और ये स्केलर मैट्रिक्स भी है। देखिए अभी थोड़ी देर बाद में मैं आपको है ना पूरे डायग्राम एक साथ बना के बताऊंगा। फिलहाल मैंने आपको जो बात बताई वो समझो। फिलहाल पर्टिकुलर नाम बता रहा हूँ मैं, इसको स्क्वायर कह रहे हैं, इसको हम डायगोनल कह रहे हैं, इसको हम स्केलर कह रहे हैं, इसको हम आइडेंटिटी की मैट्रिक्स कह रहे हैं। क्लियर है? अभी सबके नाम लिख के बोर्ड पे पूरा भर के बता दूंगा, ठीक है। आप अगला देखिए, आपका स्क्वायर हो गया, डायगोनल हो गया, स्केलर हो गया, आइडेंटिटी हो गया, ये आपके टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हो चुके हैं भाई, ठीक है। ये 3 टाइप दिए हुए हैं, ठीक है। अगला है इक्वल ऑफ ए मैट्रिक्स। इक्वल ऑफ ए मैट्रिक्स का मतलब है क्या? दो मैट्रिक्स समान होगी यदि उनके ऑर्डर समान हो। दो मैट्रिक्स समान होगी यदि उनके ऑर्डर समान हो। कैसे? यहाँ लिखा हुआ है 1 2 x 9 y, है ना, y को उधर डाल देता हूँ 3y, ठीक है। यहाँ z लिख देते हैं। चलो अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 1 2 7 9 4 3। तो ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स है और यहाँ मैंने साइन भी लगा दिया इक्वल का, ऑर्डर इनके इक्वल है। अब मुझसे ये पूछ रहा है कि x की वैल्यूज़ बताइए, आप बोलोगे सर 7 है। मेरे से पूछा कि y की वैल्यूज़ z की वैल्यूज़ बताइए, आप बोलोगे 4 है। मैंने बोला y की वैल्यूज़, आप बोलोगे 3 है। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। कोरस्पॉन्डिंग संगत अवयव बराबर होंगे अगर दो मैट्रिक्स क्या है, समान है। और समान कब होगी? जब उनके ऑर्डर समान होंगे। देखिए 3 × 2, 3 रोज़ है और 2 कॉलम्स है। यहाँ भी 3 रोज़ है और कितने कॉलम है? 2। ऑर्डर समान होंगे तो दो मैट्रिक्स ऐसी होगी, इक्वल हो सकती है। आगे बात समझ में? और उनके संगत अवयव भी समान होंगे। ऑर्डर समान होने से मतलब नहीं है। एक बात बताओ, यहाँ 2 लिखा हुआ और मैं यहाँ पे 6 लिख दूँ, कहाँ समान है? संगत अवयव तो बराबर ही नहीं हुए। अरे भाई ये 1 1 के बराबर होगा, 2 2 के बराबर होगा, संगत अवयव भी बराबर होंगे। 9 की जगह 9 आ रहा है, x की जगह 7 आ रहा है, वैल्यूज़ बताने के लिए लिखा है। आगे यहाँ तक बात समझ में? तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ दो मैट्रिक्स इक्वल होगी यदि उनके संगत अवयव बराबर हो और उनके ऑर्डर इक्वल हो, ठीक है। तो यहाँ तक तो ये अपना फर्स्ट 3.1 का, किसका बेटा? 3.1 का इंट्रो पार्ट हुआ है। अभी 3.1 का इंट्रो पार्ट कराया मैंने। अब इसके बाद 3.2 के अंदर में अपन है ना दो मैट्रिक्स का एडिशन सीखेंगे कि दो मैट्रिक्स को जोड़ते कैसे हैं, दो मैट्रिक्स को गुणा कैसे करते हैं, ठीक है ना। दो मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, किसी अदर नंबर से, या उससे डिवाइड कैसे करते हैं। ये सारी चीज़ें हम अगली वीडियो में देखेंगे। फिलहाल मेरा तो ये भी है कि मैं चाहता हूँ कि इसके 2-5 क्वेश्चन और हो जाए अभी, लेकिन फिलहाल वीडियो लंबी हो जाने के कारण ना इतना नहीं बता रहा। फिलहाल आपको एक छोटी सी बात और बताता हूँ, इन सबको कंपेयर करके बताता हूँ। इसको नोट डाउन कर लीजिए।